या तो इंटरनेशनल लिखा होता है, या वर्ल्ड लिखा होता है, या फिर यूनाइटेड नेशंस ही लिखा होता है। चलो अब वापस आते हैं। दादा भाई नौरोजी कौन से वादी थे ये? तुम्हें लगता होगा ये बुढ़े से थे, बस एप्लीकेशन लिखने की बात करते थे, लेकिन बेटा ऐसा नहीं है। ये भी चाहते तो लड़ सकते थे, कह सकते थे इंडियंस को लड़ो अंग्रेजों से। पर पता है ये कितने समझदार थे? इन्होंने कहा कि किसी भी भारतीय को लड़ने के लिए उकसाने से पहले उसके दिमाग में ये होना चाहिए कि मैं क्यों लड़ रहा हूं और मेरी लड़ाई का निकलेगा क्या। उतनी समझ होना कि मुझे अंग्रेजों से लड़ना है अपने देश के लिए, उसके मन में देशभक्ति होना, ये अपने आप से नहीं आता बेटा। ये सब चीजें पैदा की जाती हैं। जैसे कोई पैदा देशभक्त नहीं होता, देशभक्ति सर्कमस्टांसेस से पैदा होती है। देशभक्ति पैदा करने वाले टीचर्स, पेरेंट्स, समाज, सोसाइटी होते हैं। जैसे तुम जब स्कूलों में पढ़ते थे तो याद करो 26 जनवरी पे और 15 अगस्त पे अगर तुम ठीक ठाक से स्कूल में पढ़े हो, ठीक ठाक का मतलब पैसा नहीं होता, ठीक ठाक मतलब टीचर अच्छे मिले हों, तो उन्होंने तुम्हें 26 जनवरी से 2-4 दिन पहले स्कूल में, 15 अगस्त से 2-4 दिन पहले फंक्शंस की तैयारी कराई होगी, जिसमें देशभक्ति गाने, देशभक्ति कोई नाटक, ऐसी चीजें कराते हैं ना हम। थोड़े लोग परफॉर्म करते हैं, ज्यादा लोग बैठ के देखते हैं, लेकिन देखने वालों के मन में भी कहीं ना कहीं एक विचार आता है। अब जैसे मान लो कोई एक्ट कर दिया जिसमें राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह दिखा के और वो फांसी का सीन रिक्रिएट किया, तो वो देखने वाले छोटे छोटे नन्हे नन्हे जो बच्चे बैठे हैं ना, जो दूसरी का, पहली का, PP1 का, कहीं ना कहीं उनके मन पे एक प्रभाव पड़ता है इस चीज का। देशभक्ति गीत चाहे हमें बोरिंग लगते हो, लेकिन फिर धीरे धीरे जब रोज प्रैक्टिस तो बच्चों की ना जबान पे चढ़ जाते हैं, फिर वो अच्छे लगने लगते हैं। तो इन उदारवादियों ने ये फील किया कि अभी इंडियंस उतने दिमागदार नहीं है कि ये देशभक्ति से ओतप्रोत हों। अभी तो ये लोग ध्यान भी नहीं देते कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। तो सबसे पहले इन इंडियंस को हमें तैयार करना पड़ेगा ताकि ये लड़ने के लिए तैयार हो, इनके मन में देशभक्ति तैयार हो, ये देशभक्त बने, तभी तो ये लड़ेंगे। अब कहते हैं जाओ लड़ो, लड़ने की समझ है नहीं। तो इन्होंने सबसे पहला काम किया कि भाई लड़ने के लिए जनता तब तैयार होगी जब इनका दिमागी विकास होगा, और दिमागी विकास होगा शांति से रह के इन तक जाएं हम। सबसे पहले तो इनको कांग्रेस के मेंबर्स बनाएं, फिर टाइम टू टाइम इनके बीच में जाके भाषण दें, देशभक्ति की बातें करें। जब ये सब चल रहा था ना बेटा, उस टाइम पे दुनिया में बहुत बड़े बदलाव आ रहे थे। कैसे? ये बनी थी अपनी 1885 में ना, इससे कुछ साल पहले 1868 में हमारे पड़ोसी एक छुटकू सा देश था जापान। राजधानी क्या है इसकी? टोक्यो ना। जापान बहुत छोटा सा देश है देखने में, और पैसिफिक ओशन में पड़ता है, प्रशांत महासागर में। आप सबको पता होगा जापान में हर साल बाढ़ आ जाती है, कभी भी सुनामी आ जाती है, और इसकी सारी चीजें कभी भी, आप बैठे हैं अगले 1 मिनट में नहीं पता जापान में क्या होगा। जापान बहुत ज्यादा रिस्क पे है, एक ऐसा देश जिसको ये नहीं पता कि जो मैं सड़क बना रहा हूँ कहीं रात में सोए और ये सड़क ही गायब मिले, क्योंकि अगर एक बार अगर भूकंप आया तो सब चीजें, धरती हिली और सड़क खत्म हो गई। तो वो सोचो कितना रिस्क पे है। लेकिन जापान ने 1868 में, इनके यहाँ एक तानाशाह था, जैसे हिटलर तानाशाह था ना, ऐसा यहाँ भी कोई तानाशाह था। उस तानाशाह को हटा दिया यहाँ के लोगों ने, और इन्होंने कहा भाई अब के बाद हमारा सारा कामकाज हमारा सम्राट देखेगा। तो जापान ने अपने देश की सारी पावर एक आदमी के हाथ दिया गया। आप हमारे सम्राट हैं, एक तरह से एम्परर है, किंग से भी बड़ी पोस्ट। अब जापान के सम्राट ने ना, थोड़ा समझदार था ये, इसने कहा भाई देश आगे बढ़ाना है तो मुझे काम करना पड़ेगा। और काम किस चीज़ पे किया? इसने कहा हम अपने देश की प्राइमरी एजुकेशन पे काम करेंगे सबसे पहले। जैसे किसी देश को अगर सच में आगे बढ़ाना हो ना बेटा, तो बड़े लोगों को बदलना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो तो बन गए जैसे बन गए। सबसे आसान होता है स्कूल के बच्चे के दिमाग को विकसित करना, कारण उसका दिमाग बिल्कुल शुरुआत में तो खाली होता है, जैसी हम बातें बताएंगे वैसी तो भरेंगी। तो प्राइमरी एजुकेशन पे काम करना किसने टारगेट बना लिया? जापान के उस सम्राट ने। इसके अलावा उसने कहा जब ये पढ़ लिख जाएंगे, जैसे एक पीढ़ी ना बेटा तैयार होने में बस 10 ही साल लगते हैं। किसी बच्चे को अगर फर्स्ट क्लास पे काम किया जाए, पहली क्लास में, कि भाई इसका दिमाग विकसित हो, ये मल्टी टैलेंटेड हो, इसका दिमाग सोचने में सक्षम हो, ये पढ़ाई को रट्टे ना मारे, ना रटे 5 पार्ट्स ऑफ बॉडी क्या है तो क्या आग लग जाएगी, 5 वेजिटेबल और फ्रूट्स ना रटे, लेकिन समझ ले कि पार्ट्स ऑफ बॉडी पूछें। तुम याद करो जब तुम छोटे थे ये भी कितना टफ लगता था ना, कि पार्ट्स ऑफ बॉडी कहीं मैं भूल ना जाऊं, कहीं मुझे याद ना आए। मतलब कितनी बेवकूफ़ी है कि बच्चे को कितना प्रेशराइज करते हैं कि 5 पार्ट्स ऑफ बॉडी,
बच्चा एक भूल गया तो फिर याद ही नहीं आ रहा, याद ही नहीं आ रहा। कितना आसान है भैया, पार्ट्स ऑफ बॉडी रटना ही नहीं। बच्चे को खड़ा करो, बताओ ऊपर से नीचे देख के बताओ, तो बच्चा रटे ही ना। हमारे इंडिया में क्या है, फ्रूट्स भी रटवाने हैं, सब्जियां भी रटवाने। इतने इतने बच्चे नहीं देखा बेचारे, वो क्या कहते हैं, बस एक शुरू का बता दो, एक ऊपर का बता दो, क्योंकि उसने ऐसा रट रखा है कि वो एक याद नहीं आया तो उसे कुछ भी याद नहीं आता। ये सबने इस चीज़ को जिया तो है। इंडिया में पढ़ाई क्रैमिंग बेस्ड है बेटा। आंसर नहीं देखा बच्चा क्या कहता है, बस एक एक अक्षर बता दो पहला, क्योंकि उसकी इतनी कंडीशनिंग हो रखी है कि अगर वो अक्षर याद नहीं आया तो उसको आंसर याद नहीं आता। अब अगर फर्स्ट क्लास पे काम कर दिया जाए समझाने पे, 10 साल बाद ये बच्चा किस क्लास में होगा, मतलब 10वीं क्लास में आ जाएगा। 10वीं क्लास के बच्चे तो बड़े होते हैं ना, मैच्योर होते हैं। 15 साल के बच्चे, सिर्फ 10 ही साल काम करना है। अगर 10 साल उसके ऊपर ढंग से काम कर दिया तो जिंदगी में कोई उसका बेवकूफ़ थोड़ी ना बना देगा। वो दिमाग से विकसित है, वो अपनी जिंदगी के डिसीजंस को खुद ले सकता है, उसे सही और गलत का अंदाजा है। तो एक देश को अगर सच में आगे बढ़ाना है ना, तो बहुत सड़कें, बहुत ऐसे जहाज और ये सब बनाने में तो वेस्टेज है बेटा। सबसे पहले बेसिक काम करो, जो सबसे छोटे बच्चे हैं ना, इनकी पढ़ाई का अच्छा इंतजाम कर दो, इनको रटवाओ मत, इनको समझाओ। जब 10 साल बाद ये समझदार होंगे, और उससे 10 साल बाद इमेजिन करो जब ये 25 साल के होंगे, तो क्या ये रटे हुए और इस तरह की पीढ़ी है, ये पढ़ी लिखी पीढ़ी है, ये अपना कमा खा लेंगे बेटा। इनको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। जापान ने ये बात समझी और जापान ने काम किया प्राइमरी एजुकेशन पर। दूसरा काम जापान ने कहा, चलो बच्चों के ऊपर तो काम हो गया, लेकिन जो लोग बड़े हैं, अब 35 साल का एक आदमी है, 28 साल का एक आदमी है, तो उनके लिए क्या करें। उनको कहा काम में लगाओ, और काम में लगाने का सबसे अच्छा तरीका होता है बेटा, मैन्युफैक्चरिंग करवा दो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगवा दो। मैन्युफैक्चर मतलब कुछ निर्माण करना, कुछ बनाना, प्रोडक्ट्स बनाओ। जैसे पंखे बना लिए, पेन बना लिए, जूते, चप्पल, कोई कंघी, कोई घर के सामान। मैन्युफैक्चरिंग के लिए है ना, फैक्ट्री डालनी पड़ती है, और फैक्ट्री है तो लोगों को उसमें क्या मिलेगा, रोजगार। और रोजगार मिलेगा तो वो क्यों क्राइम करेंगे। जैसे क्राइम करने वाले लोग कौन होते हैं, जिनके पास काम धंधा नहीं है। अगर किसी को सुबह उठ के अपने दफ्तर जाना हो तो वो रात में 2 बजे उठ के सोचेगा किसी घर चलता हूँ चोरी करने, नहीं ना। उसको पता है मुझे अगली सुबह काम पे जाना है। चोरी करने का प्लान कौन करेगा, जिसको कोई काम ही नहीं है। भैया उसको शराब की लत लग गई, ड्रग्स की आदत लग गई, पैसे हैं नहीं, तो वो चोरी करेगा रात में। ये चोरी करने वाली पीढ़ी अपने आप से पैदा नहीं होती बेटा। जब देश में रोजगार ना हो ना, तो लोग ज्यादा गलत रास्ता पकड़ते हैं, क्राइम का रास्ता। किसी की बाइक चुरा ली, किसी की चेन झपट ली, ये क्राइम है ना। कोई भी शौक से नहीं करना चाहता। हर आदमी चाहता है मेरी रेप्यूटेशन हो, मेरी इज्जत हो, कोई पूछे क्या करते हो तो मेरे पास बताने के लिए काम हो। हर इंसान अच्छी जिंदगी जीना चाहता है, लेकिन जब रोजगार नहीं मिलता, भूख उसको परेशान करती है, या शौक बिगड़े हुए होते हैं, तो फिर वो क्राइम की तरफ जाता है। तो इसने अपने देश में खूब सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगवा दी, जिससे लोगों को क्या मिल गया, रोजगार। और मैं तुम्हें बता दूं, जैसे आज मेड इन चाइना है ना, एक टाइम पे पूरी दुनिया में बिकती थी चीजें मेड इन जापान। इनके पेन, इनकी हर चीज बहुत फेमस थी कि कहाँ है, मेड इन जापान। जापान ने टेक्नोलॉजी में बहुत डेवलपमेंट किया, पर क्योंकि जापान की एक हद थी, जिसका एरिया छोटा होगा, उस देश के पास रिसोर्सेज कम होंगे या ज्यादा। रिसोर्स का सीधा संबंध किससे होता है, एरिया से ना। अब जैसे इंडिया के पास एरिया ज्यादा है, हम 7th लार्जेस्ट कंट्री हैं, एरिया ज़्यादा होने के चक्कर में हमारे पास रिवर ज़्यादा हैं, हमारे पास ज़मीन ज़्यादा है, हमारे पास प्लेट्यू या पठार है, हमारे पास रेगिस्तान है, हमारे पास द्वीप है, सब कुछ तो है हमारे पास, मैदान भी, पहाड़ भी, प्लेट्यू भी, सब कुछ। इन सब के फायदे होते हैं। जैसे रेगिस्तान है तो टूरिज्म बढ़ गया ना, रेगिस्तान में आपके टूरिस्ट जाते हैं कितने, कोई सैंड ड्यून देखने, कोई वहाँ रेगिस्तान में जो है वो सफारी करने, तो एक तरह से पैसा कमा रहे हैं हम। रिवर्स हैं, ये दुनिया की सबसे बड़ी आबादी लेके बैठा है, लेकिन यहाँ अगर कोई थोड़ा सा भी ठीक ठाक है तो भूखा नहीं मरता। हम इतना सरप्लस पैदा करते हैं गेहूं और चावल कि दुनिया को हम बाहर भेजते हैं, हम एक्सपोर्ट करते हैं हर साल।
बासमती चावल हमारे जितनी अच्छी क्वालिटी का पूरी दुनिया में किसी देश में पैदा नहीं होता। तो दुनिया का जो बेस्ट चावल है ना वो हम पैदा करते हैं। इंडिया नंबर 1 है दूध के प्रोडक्शन में। चाय पत्ती का प्रोडक्शन हमसे ज़्यादा इस धरती पे कोई नहीं करता। वो अलग बात है कि चाय हम खुद ही पी जाते हैं, हम बाहर बहुत कम भेजते हैं। हाँ, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर ये श्रीलंका है, जहाँ हमारे देश से नहीं कहाँ के लोग गए थे, तमिल। इन्होंने कौन सा ग्रुप बनाया था वहाँ, लिट्टे। तो इन सब चीज़ों से क्या पता चलता है कि ये सब तब है जब आपके पास रिसोर्सेज हैं। इसको अपनी लाइफ से जोड़ के सीखो। कोई भी आदमी भूखा नहीं मरता अगर उसके पास पुश्तैनी 10 एकड़ ज़मीन है। वो भूखा कैसे मरेगा? जिसके पास जैसे कोई भी जब शादी ब्याह करने जाता है बेटा, लड़की के पिताजी या लड़की के भाई, तो वो देखते हैं पीछे ज़मीन कितनी है। ये क्यों देखते हैं ज़मीन? कल को कोई भी मुसीबत आ जाए, मान लो लड़का बड़े अफसर है, भगवान न करे एक्सीडेंट हो गया, उसके हाथ पैर जो है चले गए, मतलब बिल्कुल ही डेड बराबर हो गया, बेड रिडन है, तो कोई उस अफसर को, वो प्राइवेट में कितनी बड़ी सैलरी पर हो, जीरो हो जाएगी ना। पेरेंट्स ये देखते हैं कि अगर कल को कोई बुरे हालात आए तो भी ये भूखे ना मरे। मान लो हम कहेंगे ज़मीन से थोड़ी ना कोई कमा के खाता, पीढ़ी कौन खेती करती है, लेकिन बेटा खेती ना बुरे समय पे काम आती है। इसीलिए इंडिया में आज भी किसी लड़की के फादर जब रिश्ता ढूंढने जाते हैं तो हमेशा कहते हैं कि पीछे बैक पे क्या है। ये कारण है, ये समझने में नई पीढ़ी को बहुत लेट समझ में आता है। जिसके पास साधन है ना वो बुरे समय में भूखा नहीं मरेगा। जिसमें काबिलियत है वो तो कभी भी कमा के खा ले, लेकिन बेटा लाइफ का नहीं पता ना, शरीर किसी दिन साथ छोड़ जाए, कोई पैरालाइज्ड हो जाए तो वो नौकरी कैसे करेगा। मान लो वो 5 लाख की नौकरी थी महीने की, लेकिन वो पैरालाइज्ड हो गया, गई नौकरी। कोई भी प्राइवेट संस्थान आके उसको 50 रुपए भी नहीं देगा, चाहे वो 5 लाख का था। उस टाइम पे वो जो उसने जोड़ा है 1-2 साल में सब खत्म हो जाएगा, फिर रोटी कहाँ से चलेगी। लेकिन अगर उसकी बैक पे 20 एकड़ ज़मीन है तो वहाँ से सिर्फ उसका इसका किले की अलग अलग नाम से, वही जो भी कहते हैं हमारे यहाँ, जैसे कुछ भी बटाई शब्द यूज करते थे, वो इतना आएगा कि वो भूखा ना मरे, उसका परिवार भूखा ना मरे, उसके बच्चे स्कूलिंग भी कर लेंगे और उसकी ज़िंदगी भी कट जाएगी। ये चीज़ें ना लॉन्ग रन में समझ में आती हैं। हम इस मामले में लकी हैं इंडिया में कि हमारे पास रिसोर्स है, हम भूखे एज सच मरेंगे नहीं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमारे देश की नीतियाँ जो अंग्रेजों ने गलत डिसाइड कर दी, जिसके चलते यहाँ सूखा पड़ने लगा, लोग भूखे मरने लगे। अदरवाइज इंडिया इतना सरप्लस पैदा करता है कि हम एक्सपोर्ट करते हैं तो अपना पेट तो भर ही सकते हैं हम लोग। अब इन सब चीज़ों के हिसाब से देखो तो हम अमीर हैं, लेकिन अमीर हम अपने से नहीं, वापस चलते हैं जापान। जापान के पास